हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन टॉपिक जो कि आपको डेली डीप डाइव में दिया था दूसरे दिन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक जो डिसीजन आया है, इनका सब क्लासिफिकेशन जो किया जाना चाहिए। तो अपन इस मुद्दे को विस्तार में समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और कब से चल रहा है, क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में तर्क क्या है। बिल्कुल अपन बेसिक से कवर करते हुए, और एक यूपीएससी 2024 में प्री में एक क्वेश्चन भी आया, तो वहाँ से अपन चीज़ों को लेते हुए पूरा डिटेल में जो चीज़ों को कवर करेंगे। यूपीएससी वाला क्वेश्चन भी देखेंगे क्या था। पहले हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि हमारे संविधान का जो भाग 3 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भाग 3 है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, आर्टिकल 12 to 35। ये बेसिक बात है, सब लोगों को पता ही होगी, तो मैं यहाँ पर जो पॉइंट है सीधे उसके ऊपर आता हूँ कि आर्टिकल 14 to 18 जो है वो हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार की बात करता है, और ये 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। आर्टिकल 19 to 22 जो है वो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है। 25 to 28 जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 29 और जो 30 है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में बताता है। और आर्टिकल 32 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो ये 6 अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। हालांकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा लिया गया। आज के समय में 6 फंडामेंटल राइट जो वो दिए गए। इसमें से अभी हमारा जो पॉइंट है वो राइट टू इक्वालिटी में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, और थोड़ा हम आर्टिकल 341 की भी बात करेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं अब पॉइंट पर, आर्टिकल 14 पर। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। लेकिन समानता किस प्रकार की, क्या सब लोगों को समान माना जाए? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये रैशनल डिस्क्रिमिनेशन जो वो कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा वर्ग है जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण उसको रिप्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए प्रोविजन कर सकते हैं, ये आर्टिकल 14 कहता है। तो इक्वालिटी 2 प्रकार की होती है। हमारे यहाँ पर जो इक्वालिटी अपनाई गई है वो यूएसए से ली गई है, और हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर अलाउ किया है। उसी की वजह से आर्टिकल 15(5) आता है, आर्टिकल 15(5), जो ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनको शिक्षा में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी में एडमिशन के लिए, या फिर मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। और ये प्रोविजन आर्टिकल 15(5) से आता है। ये आरक्षण किसको मिलता है? तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों को मिल सकता है। अब ये कौन होंगी? तो ओरिजिनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन था। ये शुरुआत से ही था, जब से हमारा संविधान लागू हुआ। और 2005 में ये जो है 93वें संविधान संशोधन से ओबीसी को भी अधिकार दे दिया गया। आप कहोगे ओबीसी को तो 92 में दे दिया था, लेकिन दोनों में अंतर है। एक आरक्षण है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेकर, और एक आरक्षण है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। 2 अलग अलग प्रकार का आरक्षण होता है। ठीक है, पहला कौन सा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर, ठीक है। और जो दूसरा है आपका वो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर। जो रोजगार को लेकर जो बातें लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं आर्टिकल 16 में, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर जो बातें लिखी गई हैं वो है आर्टिकल 15 के अंदर। हमारे कौन कौन सी जातियों को आरक्षण दिया जाता है? तो देखो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब शुरुआत से ही, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी शुरुआत से ही इनको आरक्षण मिल रहा है। उसके बाद शुरुआत की हमने ओबीसी को भी, लेकिन ओबीसी को जो आरक्षण है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत लेट जाके मिला, और वो 2005 में जाके मिला है। लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट में जो आरक्षण है वो 1992 से शुरू हो गया। यानी कि उनके लिए आर्टिकल 16 तो पहले ही लागू हो गया था, लेकिन आर्टिकल 15 के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन है वो 2005 में शुरू हुआ। उसके बाद में आता है ईडब्ल्यूएस। ये 2019 में आरक्षण जो वो दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और इसके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया, और इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में एक साथ ही आरक्षण दे दिया गया। और एक आर्टिकल जोड़ा गया 15(5), और एक आर्टिकल जोड़ा गया 16(6), 15(6) और 16(6).
इस तरीके से हमारे अलग अलग कास्ट को रिजर्वेशन जो मिला हुआ है, ये है आर्थिक आधार पर और ये है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। ठीक है, तो यहां तक की बात तो देखो बिल्कुल बेसिक है, आप सब लोगों को पता है कि आर्टिकल 15(5) के तहत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है और ओबीसी को भी दिया गया है 2005 से, और 16(4) के माध्यम से किसमें आरक्षण दिया गया है, रोजगार के अंदर आरक्षण दिया। तो दो अलग अलग प्रकार का हो गया। लेकिन प्रश्न आता है अगला, अब वो ये है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब माना किसे जाए, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन तो कोई ऐसे डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं किया गया संविधान के अंदर। ना तो शेड्यूल कास्ट को डिफाइन किया गया, ना शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया गया, ना ओबीसी को डिफाइन किया गया। तो अगला जो मेन जो प्रश्न है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में किसे माना जाए, इसका आंसर कहां मिलता है। इसका आंसर मिलता है हमारे संविधान के भाग 16 में, पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। लेकिन उसमें दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हालांकि आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाए हमारे संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को परिभाषित किया गया है, आंसर क्या होगा, ना। हमारे संविधान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को परिभाषित नहीं किया गया है। तो फिर आप बार बार 341 और 342 का बोल रहे हो, ये क्या है, देख लेते हैं ये क्या है। तो पहले अपन देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट किसे माना जाएगा और कौन डिसाइड करेगा। तो इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 341 में। 341 में कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वो स्टेट के गवर्नर से मिलकर, यानी कि उसके सलाह लेके किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट की एक लिस्ट जारी करेगा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो नोटिफिकेशन निकालने का काम किसका है, राष्ट्रपति का। और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो एक लिस्ट निकाली है उसको उसके बाद में पार्लियामेंट लॉ के माध्यम से लागू करवाएगी। कहने का मतलब सबसे पहला एक्शन शुरू करेगा कौन, प्रेसिडेंट। किससे सलाह लेगा, गवर्नर से। उसके बाद में क्या निकालेगा, एक नोटिफिकेशन निकालेगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर बताएगा कि हम इस XYZ कास्ट को शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पार्लियामेंट एक बनाएगी लॉ, और इस तरीके से कोई भी कास्ट शेड्यूल कास्ट के अंदर शामिल हो सकती है। और यही सेम कहानी लागू होती है शेड्यूल ट्राइब के लिए। और ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, 342 के अंदर बताई गई है। 341 शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करने, डिफाइन गलत शब्द मैं यूज करूंगा, डिफाइन की बजाय मैं कहूंगा कि उनके लिए लिस्ट बनाना, वो 341 में है। और शेड्यूल ट्राइब जो है उसकी लिस्ट बनाने का पूरा प्रोविजन 342 के अंदर है। क्या ये अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग लिस्ट भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही करेगा। प्रेसिडेंट कह सकता है कि हम इस कास्ट को, राजस्थान के अंदर तो शेड्यूल कास्ट मान रहे हैं लेकिन यूपी के अंदर नहीं मान रहे, इस कास्ट को यहां पर तो शेड्यूल ट्राइब मान रहे हैं लेकिन यहां नहीं मान रहे। लेकिन ये सारे काम करेगा कौन, तो ये सारे काम प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे, गवर्नर से केवल सलाह लेगा। तो अब आप, अभी तक आपको ये बात समझ में आ चुकी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हमारे यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन उसकी लिस्ट कैसे बनेगी, उसकी प्रोसीजर 341 342 में बताई गई है। और इनको जो रिजर्वेशन मिलता है वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में मिलता है। 15-16 में क्या अंतर है, 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेकर है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, और आर्टिकल 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। अब देखो इसी तरीके का एक प्रश्न जो है, अब आपको एकदम चीजों की क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके का एक प्रश्न जो है वो यूपीएससी के अंदर पूछा गया 2024 में। तो आप लोग इसे बताओ क्या होगा। पहला स्टेटमेंट, राज्यपाल शेड्यूल ट्राइब की पहचान एवं घोषित करता है। राज्यपाल जो शेड्यूल ट्राइब की पहचान करता है और कौन सी कास्ट को शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा उसे घोषित करता है। क्या स्टेटमेंट सही है, गलत है? राज्यपाल करता है, गलत है। क्यों, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत। दूसरा स्टेटमेंट बताओ कि जो शेड्यूल ट्राइब की जो सूची है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में पृथक हो सकती है, हो सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। आंसर क्या आ गया, बी, ओनली 2। ये यूपीएससी 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये बेसिक था। अभी तक अपन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर आए नहीं है, ये तो बेसिक बात कर रहे हैं अपन। इस तरीके से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट कैसे बनती है और उसको लेकर रिजर्वेशन का क्या प्रोविजन है उसको लेकर बात की गई। अब अपन आते हैं अगले पॉइंट पर। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि इन कैटेगरीज का सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए। सब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है,
मान लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट के अंदर 1000 जातियां हैं, 1000 ऐसी कास्ट है जिसको किस में रखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट में रखा हुआ है। और सरकार ने ये ऑब्जर्वेशन सरकार को हुआ कि इन 1000 में से 20 ऐसी जातियां हैं जिन्होंने आरक्षण का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है और 980 ऐसी कास्ट हैं जिन तक आरक्षण जो वो नहीं पहुंचा है। तो क्यों ना ये काम कर दिया जाए कि टोटल जो शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण है, एक काम करते हैं कि ये जो जातियां हैं वो ठीक ठाक फायदा ले ही चुकी हैं, इनके लिए फिक्स कर दिया जाए 7.5% और इनके लिए 7.5% फिक्स कर दिया जाए। अभी क्या हो रहा है, अभी ये कास्ट जो मुश्किल से 1-2% फायदा उठा पा रही हैं और ये कास्ट जो 13-14% फायदा उठा पा रही है। क्यों ना 7.5, ये मैं केवल हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन ले रहा हूं। सब क्लासिफिकेशन होगा तो प्रॉपर एक कमेटी बनेगी, किस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा, 2 कैटेगरी में करेंगे, 3 कैटेगरी में करेंगे, वो सब बाद में डिसाइड होगा। अभी हम सिर्फ मुद्दे का एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन से सोच रहे हैं 15% आरक्षण को क्यों ना इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाए। तो क्या शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसका फायदा किसी दूसरे वर्ग को मिल जाएगा ना, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के पास ही रहेगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाए ताकि जो रिजर्वेशन का हमने शुरुआत में जो सोचा था उस तरीके से सब लोगों तक पहुंच पाए। हमने सोचा था कि हमारे समाज का 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5-8% शेड्यूल ट्राइब, 22% हिस्सा ऐसा है जहां तक डेवलपमेंट, जहां तक रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंचा है, तो 22% हमने आरक्षण दिया। अब देखा गया कि 22% का लाभ यदि 2-4% लोग ले रहे हो तो क्यों ना उसको और क्लासिफाई कर दिया जाए ताकि 22% जितना भी पूरा वर्ग है उसको भी ठीक ठाक लाभ मिले। इसी को अपन कहते हैं सब क्लासिफिकेशन। अब ये जो सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा है ये कोई नया मुद्दा नहीं है, इससे पहले यही मुद्दा ओबीसी को लेकर भी उठ चुका है कि ओबीसी का भी सब क्लासिफिकेशन किया जाए। और ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन के लिए एक समिति बनाई जा चुकी है, 2018 में बना दी थी, जस्टिस रोहिणी आयोग। हमारे संविधान का आर्टिकल 340 जो है, 341 और 42 देख चुके। 340 ये कहता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है वो समय समय पर पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए समय समय पर आयोग बनाएगा। उन्हीं आर्टिकल 340 के आधार पर ओबीसी के लिए एक आयोग पहले से बना हुआ है, जस्टिस रोहिणी आयोग 2018 में बन गया था, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट समय पर अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनको टाइम दिया था 1 साल का, पहले उन्होंने कोविड का बहाना लगा लिया, बाद में और थोड़े से और आगे बढ़ाया अपने टाइम को, और उसे अभी तक रिपोर्ट को सरकार ने कोई फाइनल नहीं किया है। इस तरीके से ओबीसी के सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा तो पहले से चल रहा था। अभी जो मुद्दा आया वो आया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी सब क्लासिफिकेशन किया जाए। अब बात देखते हैं कि इन सब क्लासिफिकेशन यदि करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, इसके पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में तर्क क्या है। जो लोग ये कहते हैं कि सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो उनका कहना यह है कि आरक्षण का सही जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाएगा, जो सोच के हमने आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी वो अच्छे से प्राप्त हो पाएगी। यदि हमने ये सोचा था कि 22% लोग पिछड़े हुए उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो उन 22% में से 18%, 17% ऐसे हो जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको फायदा नहीं मिला है, उनके लिए भी उसी में से कुछ आरक्षण दे दिया जाए तो सही लोगों तक आरक्षण पहुंचेगा। दूसरा, जो भी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर है, बहुत सारी ऐसी कास्ट है जिनको इंक्लूड नहीं किया गया, उनको पर्याप्त फायदा नहीं मिला है, उनको इससे फायदा मिल पाएगा। एक समावेशी विकास होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा जिसमें सभी वर्गों को साथ लेके चला जा सकेगा। जिनको रिजर्वेशन का फायदा कम मिला है उनको रिप्रेजेंटेशन जो वो अधिक मिलेगा, अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस वजह से कहा जा रहा है कि सब क्लासिफिकेशन किया जाए। जो इसके विपक्ष में है उनका ये कहना है, मान लेते हैं कि कोई भी XYZ कास्ट है जिसको आप कह रहे हो कि उन्होंने ज्यादा फायदा उठा लिया, उनका कहना यह है कि हमें अभी भी भेदभाव का सामना तो करना ही पड़ता है। हमारी कास्ट कोई पूरी तरीके से डेवलप हो गई हो, हमारी कास्ट के सारे लोग डेवलप हो गए हो, ऐसा तो नहीं हुआ है, तो हमारा रिजर्वेशन एक तरीके से बांट क्यों रहे हो। ये हमारे साथ जो भेदभाव होता है, मान लेते हैं कि हमारी कास्ट के लोगों को रोजगार मिल भी गया है, लेकिन क्या भेदभाव नहीं होता? क्या उनका कहना है कि हमारे साथ जो भेदभाव है वो आर्थिक आधार पर नहीं होता, वो किस आधार पर होता है, जातिगत आधार पर होता है। इसके अलावा एक और कारण भी है कि सब क्लासिफिकेशन में जो दिक्कत आती है, जो पहले से जिनको रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है किसी कास्ट को, अब उनकी वो सरकारी नौकरियों में है, अच्छे अच्छे पदों पर है, तो उनकी लॉबी भी तो एक तरीके से स्ट्रांग है। वो ये नहीं चाहते कि हमारे कास्ट का रिजर्वेशन जो वो हटाया जाए,
तो वो 1-2% जो लोग हैं, 2-4% जो लोग हैं, उनकी लॉबी स्ट्रांग है और वो सरकार के ऊपर एक तरीके से दबाव बनवा के रखता है कि ना। और दूसरा, सरकार को भी डर लगता है परसेप्शन मैनेजमेंट का। सरकार को लगता है कि परसेप्शन ऐसा चला जाएगा कि हमने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, जबकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सब क्लासिफिकेशन करने से उनका 1% आरक्षण भी किसी दूसरे वर्ग को नहीं मिल रहा, मिलता तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में ही है। लेकिन सरकार इस बात से डरती है कि परसेप्शन इस तरीके से चला जाएगा, इसलिए सरकार जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस बात को जो वो नहीं कहती है। इसलिए सब क्लासिफिकेशन के कुछ फायदे हैं और कुछ लोग जिनका विरोध भी करते हैं, इसके विपक्ष में भी कुछ पॉइंट बनते हैं। अभी क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड को हमें समझना शुरू करना पड़ेगा 1975 से। 1975 के अंदर पंजाब सरकार ने ऑलरेडी एक ऐसा प्रोविजन कर दिया जिसकी अपन बात कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने, देखो पंजाब में शेड्यूल ट्राइब तो है ही नहीं, पंजाब में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, 1% से भी कम है, वहां पर शेड्यूल कास्ट ज्यादा है। और शेड्यूल कास्ट के अंदर उन्होंने 2 वर्गों के अंदर बांट दिया, एक तो वाल्मीकि और एक मजबी सिख। सिखों के अंदर एक वर्ग होता है मजबी सिख जिनको कहते हैं, और वाल्मीकि, उनको शेड्यूल कास्ट के अंदर और सब कैटेगराइज वो कर दिया और इनको प्राथमिकता देने की बात कही। कब का नोटिफिकेशन था ये पंजाब सरकार का? ये नोटिफिकेशन था 1975 का। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया जाता है, वो केस का नाम था ईवी चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार। ईवी चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार। उस डिसीजन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना, ऐसा कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, लेकिन पंजाब सरकार ने तो कर रखा था। इस डिसीजन के आधार पर पंजाब सरकार के इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। कब? 2006 में। और इस केस का नाम था डॉक्टर किशन पाल वर्सेस पंजाब राज्य। डॉक्टर किशन पाल वर्सेस पंजाब राज्य। और ये जो डिसीजन था, इसके तहत 1975 की इस अधिसूचना को रद्द कर दिया। जो पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था 1975 में, वो डॉक्टर किशन पाल केस के अंदर उसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। लेकिन पंजाब वाले माने नहीं। जैसे नोटिफिकेशन को रद्द किया, उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया, थोड़े बहुत चेंज करके। और 2006 में पंजाब ने एक नया एक्ट बना दिया। और जैसे ही नया एक्ट बनाया, 2010 में हाई कोर्ट ने पुनः इसे रद्द कर दिया। कहा कि आप ऐसा कोई एक्ट बना ही नहीं सकते। 2 केसेस में कहा जा चुका है आपको, ईवी चिन्नैया केस के अंदर भी कह दिया और डॉक्टर किशन पाल केस के अंदर भी कह दिया। और 2010 में हाई कोर्ट ने इसे पुनः रद्द कर दिया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजेस की एक बेंच बैठी थी जिसका नाम था अरुण मिश्रा पीठ। मतलब उसको लीड कौन कर रहे थे? अरुण मिश्रा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ये जो ईवी चिन्नैया ने जो डिसीजन दिया है, इसको रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रूल जो लागू होता है, मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है जिसका नाम है ए, उसने कोई डिसीजन दे दिया और उसके बाद दूसरी बेंच है बी, उसने इसके अपोजिट डिसीजन दे दिया। तो बताओ कौन सा नियम लागू होगा, कौन सा डिसीजन लागू होगा? तो आप कहोगे बी लागू होगा। ए के खिलाफ दे दिया, मान लो इन्होंने कह दिया था कि ये इसे रद्द कर दिया जाए और इन्होंने कहा कि पुनर्विचार की आवश्यकता है, तो कौन सा लागू होगा? तो बी लागू होगा। क्यों लागू होगा? कि इन्होंने बाद में दिया इसलिए या फिर ज्यादा समझदार थे इसलिए? तो दोनों ही कारण नहीं है। कारण यह है कि जब भी किसी एक डिसीजन दिया जा चुका होता है, उसको यदि रिव्यू करना है तो उससे ज्यादा जजेस की बेंच होनी चाहिए। पहले 3 जजेस की बेंच थी, इसके ऊपर डिसीजन दिया गया। तो अभी जो अरुण मिश्रा वाली जो बेंच थी, ये 5 जजेस की थी और अब इसके खिलाफ डिसीजन देना है या इसके ऊपर कोई भी डिसीजन देना है, तो अब अगली जो बेंच होगी वो कितने जजेस की होगी? 7 जजेस, 7 न्यायाधीश होंगे। कितने न्यायाधीश होंगे? 7। पिछले वाले से ज्यादा न्यायाधीश होने चाहिए। तो 2020 के अंदर जो डिसीजन दिया में कहा गया कि रिव्यू की आवश्यकता है, और अभी जो डिसीजन आया 2024 का, वो 7 जजेस थे उसके अंदर और डिसीजन आया 6-1 से। 6-1 से मतलब 6 जजेस इसके पक्ष में थे कि सब क्लासिफिकेशन किया जाए और 1 जज थी जिनका कहना था कि सब क्लासिफिकेशन ना किया जाए। और अभी जो डिसीजन दिया गया है उसमें सिर्फ सब क्लासिफिकेशन का मामला नहीं है, उसके अंदर मुद्दे 2 हैं। पहली बात कि सब क्लासिफिकेशन करें या फिर ना करें। दूसरी बात, क्या राज्यों को सब क्लासिफिकेशन का अधिकार होना चाहिए? क्या पंजाब सरकार जो है वो सब क्लासिफिकेशन कर सकती है क्या?
तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के पक्ष में फैसला दिया है कि सब क्लासिफिकेशन तो करना ही है, इसके अलावा राज्यों को भी अधिकार होना चाहिए, राज्य भी सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब मुद्दा आया कि यदि राज्य सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, तो क्या ये आर्टिकल 341 का विरोधी नहीं हुआ क्या? आर्टिकल 341 में तो आपने क्या कहा था, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का ही है। और अब आप कह रहे हो कि राज्यों को भी अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति का काम है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाना, उस लिस्ट के अंदर आगे कोई चेंज करना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। उस लिस्ट के अंदर से ही किसी को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है तो ये काम स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। ये था पूरा मुद्दा। तो ज्यादातर जो लोग हैं इस मुद्दे को सिर्फ सब क्लासिफिकेशन के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है, क्या सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार राज्यों को दिया जाए या फिर ना दिया जाए? और यहां पर जो 6-1 से जो डिसीजन आया है, वो जो एक जज थी जिन्होंने इसका विरोध किया, उनका नाम था बेला त्रिवेदी। बेला त्रिवेदी ने इसी सेकंड पॉइंट का विरोध किया, वो भी पहले पॉइंट के पक्ष में है कि सब क्लासिफिकेशन तो होना चाहिए। उन्होंने विरोध किया कौन से पॉइंट का, कि स्टेट को ये राइट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो ये पूरा मामला था। इस पूरे मामले को यदि अपन समराइज करें तो पंजाब सरकार ने 1975 में वाल्मीकि समाज और मजबी सिख समाज को प्राथमिकता देने के लिए नोटिफिकेशन निकाला। 2004 में ईवी चिनैया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। इसके आधार पर पंजाब के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। डॉक्टर किशन पॉल केस के अंदर उसमें 1975 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। पंजाब सरकार ने 2006 में ही एक नया एक्ट बना दिया। 2010 में हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। 2020 में अरुण मिश्रा पीठ ने इसको रिव्यू करने के लिए कहा और अभी हाल ही में 2024 में जो जजमेंट आया वो 6-1 से डिसीजन है। दोनों बातों पर डिसीजन है, सब क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है और राज्यों को भी अधिकार रहेगा। अब यदि इस फैसले को बदलना है तो इसके लिए अगली बेंच बैठेगी, तो वो कितने जजेस की होनी चाहिए? कम से कम 9 जजेस की। ठीक है, 7 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया है। तो अब ये उन बाकी सारे पुराने डिसीजन पर ये एक तरीके से अपन कहे उसके ऊपर लागू हो गया। अभी अब ये वाली बात जो मानी जाएगी। अच्छा, क्या सरकारों का क्या कुछ मानना है इसको लेकर? तो सरकारों का, अलग अलग सरकारों का अपन देखें तो लगभग कई सारी सरकारें हैं जो ऑलरेडी ऐसे प्रोविजन कर चुकी हैं। हरियाणा सरकार ने 1994 में जो चमड़े का काम करने वाला समुदाय है उसके लिए अलग से प्राथमिकता देने की बात कही। बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार है उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि हम जो है वो महादलित नाम से एक अलग कैटेगरी बनाएंगे, दलितों के अंदर एक अलग कैटेगरी बनाएंगे महादलित, और उनको प्राथमिकता देंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1997 में आंध्र प्रदेश में एक कास्ट है उसका नाम है माला जाति, माला जाति को प्राथमिकता देने की बात कही। और इसी तरीके से कर्नाटक सरकार ने भी प्रोविजन किए। तो ये अलग अलग सरकारें प्रोविजन कर चुकी हैं। और वो जो ईवी चिनैया वाला जो केस था वो आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ ही था। 1997 में उन्होंने कहा था कि हम माला जो जाति है उसके लिए अलग से प्रोविजन कर रहे हैं और इसको चैलेंज किया गया था। और ईवी चिनैया केस 2004 के अंदर इनके जो भी मतलब पूरा ये जो इन्होंने अधिसूचना जारी की थी उसे रद्द कर दिया गया। इस तरीके से अलग अलग सरकारें चाहती हैं कि सब क्लासिफिकेशन किया जाए। अब जो सब क्लासिफिकेशन नहीं चाहते, जो विपक्ष में है, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कोई भी XYZ जाति है उसको पूरे को तो फायदा नहीं हुआ, उसमें से कुछ लोगों को ही हुआ है, पूरे का रिजर्वेशन कम क्यों कर रहे हो? इसका एक अल्टरनेटिव और निकल के आता है, उस अल्टरनेटिव को अपन कहते हैं क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आज के समय में ओबीसी पर लागू है लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं है। ठीक है, ओबीसी पर लागू है। होता क्या है क्रीमी लेयर? जैसा कि थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में आ रहा है, ऊपर वाली लेयर जो कि क्रीम वाली है, यानी कि किसी एक कास्ट के अंदर ही ऐसा कोई परिवार जो कि रिजर्वेशन का फायदा ले चुका है या फिर किन्हीं भी कारणों से वो आर्थिक और सामाजिक रूप से ठीक ठाक सक्षम है, उस परिवार को क्यों रिजर्वेशन मिले? मान लेते हैं ओबीसी कास्ट के अंदर ही कोई एक कास्ट है, उसका नाम है ए, उसमें से एक परिवार ऐसा है जिनकी इनकम जो है वो 1 वर्ष की 1 करोड़ रुपए है, तो इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इस प्रकार का प्रोविजन सरकार ऑलरेडी कर चुकी है और इस कॉन्सेप्ट को अपन किस नाम से जानते हैं? ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लागू है इंदिरा साहनी केस 1992 के बाद से, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट लागू नहीं है।
यदि कुछ लोगों का यह कहना है कि किसी एक कास्ट ने फायदा उठा लिया तो पूरी कास्ट को इस रिजर्वेशन कम क्यों किया जाए, तो इसका एक अल्टरनेटिव क्या है, चलो इस कास्ट में जिस परिवार ने फायदा उठा लिया उनको तो आगे रिजर्वेशन फिर नहीं मिलना चाहिए, तो इनके ऊपर भी क्या लागू कर दिया जाए, क्रीमी लेयर जो वो लागू कर दिया जाए, ऐसा एक अल्टरनेटिव दिया जाता है। सरकार का क्या मत है, देखो सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो राय देती है उसके अंदर तो यही कहती है कि बिल्कुल क्रीमी लेयर भी लागू होना चाहिए और सब क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह सरकार को परसेप्शन का बड़ा डर लगता है। सरकार जो है वो इस पर कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एक्शन लेगी इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। सरकार ये काम जो वो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही करवाएगी, खुद इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टेप लेगी, इसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है। तो ये पूरा मुद्दा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा मुद्दा अच्छे से समझ में आया होगा। आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, उसका लिंक 341 और 342 से क्या है, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, निम्न में से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना आंसर इसका, निम्न में से किसे संविधान में परिभाषित किया गया है, निम्न में से किसे संविधान के अंदर परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन शेड्यूल कास्ट, बी ऑप्शन शेड्यूल ट्राइब, सॉरी पहला शेड्यूल कास्ट, दूसरा शेड्यूल ट्राइब, तीसरा ओबीसी और चौथा माइनॉरिटी अल्पसंख्यक। ऑप्शन आपके सामने, अभी तक ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है, ये तो मैंने 4 बातें लिखी है। ऑप्शन सुनो, इनमें से एक को डिफाइन किया गया है, इनमें से एक को परिभाषित किया गया है। बी ऑप्शन, इनमें से 2 को परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन, इनमें से 3 को परिभाषित किया गया है। डी ऑप्शन, इनमें से किसी को भी परिभाषित नहीं किया गया, इनमें से किसी को भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे देना, और ये वीडियो कैसी लगी तो इसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।